So hey guys, this is Ravashni and you're watching It is Teacher YouTube channel. So without wasting more valuable time, let's start this video. So guys, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जिसमें हमसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A जहाँ पे x की जो वैल्यू है वो एक z के द्वारा रिप्रेजेंट करी जा रही है, z के द्वारा समझाई जा रही है। तो z होता क्या है? z जो समुच्चय होता है उसका अर्थ होता है कोई भी पूर्णांक संख्या। समझ में आती है? कोई भी पूर्णांक संख्या अर्थात जितने भी आपकी परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्याएं हो गई, धनात्मक संख्या हो गई, ऋणात्मक संख्या हो गई, उन सब में जो है आपका पूर्णांक नंबर आता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जो x की जो वैल्यू ली गई है वो 0 से लेके 12 तक कहीं तक हो सकती है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 12 तक ये नंबर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। कहने का अर्थ हुआ कि ये जो दोनों संबंध हमें यहाँ पे दे रखे हैं, ये जो दोनों संबंध हैं हमें दे रखे हैं, इन दोनों के लिए हमें ये दिखाना होगा, ये सिद्ध करना होगा कि ये वाला जो समुच्चय है, ये वाला जो समुच्चय है वो इन दोनों से तुल्यता संबंध दिखाता हो। तो आइए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि समुच्चय में कितने अवयव हमको दे रखे हैं। अब चूंकि समुच्चय ए है उसमें आपके जो अवयव आएंगे वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये 12 संख्याएं आपके इस समुच्चय में आएंगी। सॉरी फॉर दैट। तो अब यहाँ पे जो पहला संबंध आएगा उसको हम लिख लेते हैं, जहां में दर्शाया गया है कि a, b स्लैश a माइनस बी का जो मॉड है, जो मापांक है, ये जो चिन्ह होता है वो मापांक का होता है। और मापांक क्या चीज होती है? मापांक होता है कि यदि इस मापांक के अंदर कोई आपको एक ऐसी संख्या दे रखी है जो चाहे तो धनात्मक है चाहे ही वो ऋणात्मक है, मापांक हटाने के बाद उसका जो मान होगा वो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से कह सकते हो कि मॉड के अंदर, मापांक के अंदर जो वैल्यू होती है वो कोई भी दूरी हो सकती है। जैसे कि मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा आपका 10 सेकंड का टाइम लूंगा, लेकिन आपको मापांक क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जैसे मापांक के अंदर कोई भी आपको नंबर दे रखा है, मान के चलो कोई वैल्यू दे रखी है। ठीक है, कोई भी संख्या दे रखी है, उसको क्या होता है, उसको दूरी में चेंज किया जाता है। दूरी, आप लोग 12th पढ़ रहे हो, 12th साइंस में आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, विस्थापन तथा दूरी के बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो विस्थापन धनात्मक होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि दूरी में बदलता है किसी भी नंबर को। क्योंकि देखो दूरी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती है, दूरी जो है ऋणात्मक तो हो नहीं सकती है, इसके लिए इसकी जो वैल्यू होती है उसको ये दूरी में चेंज कर देता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो a माइनस बी का जो मॉड आएगा वो 4 का 1 गुणज है। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, सो ये जो संबंध हमको दे रखा है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके आंसर के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक संबंध लिखते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि इस संबंध से गुजरने वाले इतने कितने अवयव होंगे, उन सारे अवयवों को हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसका स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की कंडीशन में जोन जोन से अवयव, जो जो अवयव आ रहे होंगे उन अवयवों को सेलेक्ट कर लेंगे और उन्हीं की वजह से हमें पता चल जाएगा कि क्या जो हमारा समुच्चय है वो स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से अवयव हैं। देखो, इसमें आपके 1, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्यों? देखो 1 माइनस 1 करोगे आप और उसका मॉड निकालोगे। 1 माइनस 1 0 है, 0 का मॉड क्या आता है? 0 आता है। 0 का मापन क्या आएगा? 0। और 0 हर एक संख्या का गुणज होता है, कोई भी संख्या हो सबका गुणज माना जाएगा। ठीक है, तो 1, 1, 1। अब चूंकि देखो दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो घटाने पर आपको 0 मिलेगा। तो इस समुच्चय में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनको खुद में से ही घटाने पर आपको 0 मिलेगा? तो 12 की 12 संख्याएं हैं। ठीक है, सॉरी 11 की 11, 12 की 12 भी बोल सकते हो। देखो 0 को कंसीडर करोगे तो 12 आएंगी, सॉरी 13 आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप 0 कंसीडर नहीं करते हो तो 12 आएंगी आपकी। ठीक है, गिन लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ में ये बात? ठीक है, 0 क्यों नहीं ले रहे हम? क्योंकि देखो 0 जो वैल्यू है वो
किसी में आप गुणा करो 0 आएगा, भाग करोगे तो कोई अनंत वैल्यू आएगी जो कि डिफाइन ही नहीं की जा सकती है, समझ रहे हो। तो 0 को थोड़ा सा हम केस से बाहर रखते हैं कि किसी भी चीज़ को परिभाषित करने में ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव रोल नहीं दिखा पाता है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं तुमसे बोलूँ तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं, तुम ये थोड़ी बोलोगे कि 0 रुपये है मैथमेटिक फॉर्मेट में, भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे जेब में कुछ रुपया नहीं है। यार मैं बोलूँ कि तुम्हारी बोतल में कितना पानी है, तुम बोलोगे 0 पानी है, 0 लीटर पानी है ऐसा थोड़ी बोलोगे, समझ में आ रही है। तो 0 को थोड़ा अलग रखकर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1,1 हो गया, 2,2 हो गया, 3,3 हो गया, इसी तरह से 4,4, 5,5 करके 12,12 तक आपका ये अवयव जाएंगे। और कौन से अवयव आ सकते हैं, तो अब हमको वो देखना पड़ेगा कि इन दोनों के अंतर करने के बाद में, इन दोनों का अंतर करने के बाद में वो कौन सा मान आता है, वो कौन सी वैल्यू आती है जो कि 4 का गुणज हो सकती है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं 1 में से 3 को घटा दूं, 1 में से 3 को हटा दूं तो माइनस का 2 आएगा, लेकिन माइनस का 2 बाहर क्या लगा हुआ, मॉड लगा हुआ है, मापांक लगा हुआ है, तो उससे वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और वो 2 जो होगा वो 4 का गुणज कहलाएगा। उसी तरह से 1,4, 1,5, क्योंकि 1 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा फिर क्या आ सकता है, यहाँ पे आपका 1,5 हो गया, और आपका क्या आएगा, ओके ओके ओके, आपका 1, इसको देखो तुम उल्टा कर सकते हो, 3,1 आ जाएगा, क्योंकि देखो 1,3 है, -2 आ रहा है, लेकिन 3,1 करोगे यानी 3 - 1 करोगे तो उससे तुम्हें वैल्यू क्या आएगी, 2, बाहर क्या लगा हुआ है, मापांक लगा हुआ है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। 3, इसका भी अपोजिट कर सकते हो, 5,1 कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रही नहीं बात। तो इस तरीके से कई सारे आपके अवयव हो सकते हैं। और देख लेते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ 2,1 है, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का तुम 1 जो होता है वो हर किसी संख्या का गुणज होता है, इसी का अपोजिट कर दो तो 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे करके कई सारी संख्या हो सकती हैं, ठीक है। हम आगे जैसे ही सॉल्व करते जाएंगे वहाँ पे हम इन चीज़ों को कंसीडर करते जाएंगे, उन चीज़ों को समझते जाएंगे, ठीक है। तो पहले केस की तरफ आते हैं जो कि हमारा स्वतुल्य, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा ये आपको दिखानी होगा, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 1,1, 2,2, 3,3, ये कहाँ तक जाएगा, 12,12 तक। क्यों, क्योंकि दोनों संख्या को घटाने पर आपको क्या मिलता है, 0, ठीक है, और 0 सब संख्या का गुणज होता है। उसके बाद में 1,3, 1,3 का मतलब क्या हो गया कि 1 में से 3 घटाओगे -2, और बाहर क्या लगा हुआ है, मापांक, भाई a - b, a की जगह 1 रखोगे, b की जगह 3 रखोगे तो -2 आएगा, और बाहर मापांक लगा हुआ। और मैंने पहले ही बताया कि मापांक जब किसी मान के बाहर लगाया जाता है उसका मतलब यही होता है कि उस मापांक के अंदर, मापांक के जो अंदर जो मान दे रखा है, चाहे वो धनात्मक है चाहे वो ऋणात्मक है, वो उस मान को धनात्मक में परिवर्तित कर देता है, धनात्मक मान में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो -2 2 बन जाएगा। उसी तरह से 1,5 है, -4 आएगा घटाने पर, और मापांक लगा हुआ है तो 4 हो जाएगा। इसका अपोजिट भी कर सकते हो, और 2,1 ले लो, उसमें से क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 हर संख्या गुणज होता है। इसका अपोजिट भी कर सकते हो, 1,2, ये क्या आएगा, -1 आएगा सॉल्व करने पर, और -1 के बाहर क्या होगा, मापांक, तो वही कहानी है, वो कैसा हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और वो 1 जो है सबका गुणज होता है, ठीक है। आगे और जो संख्या आएंगे उसको कंसीडर करते चलेंगे। तो अब आ जाते हैं हम स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य, तो स्वतुल्य में वही चीज़ है कि पहले मान के चलो मैंने एक अवयव लिया, 1 को रिपीट कर दिया, ठीक है, और ये 1,1 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, समुच्चय ए से, ठीक है। जब ये समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है तो क्या ये संबंध आर से बिलोंग करेगा, क्या ये संबंध आर से बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो साफ साफ दिखाया है समुच्चय आर में कि वहां 1,1 जो है वो दे रखा है, यानी ये संबंध दिखाएगा। तो मैं लिख देंगे यह स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, यह एक स्वतुल्य संबंध है। अच्छा, यहाँ जो 1,1 है आप 1,1 लिख लो, या फिर ऐसा करो, इसको 1,1 की जगह 1 लिख लो, 1 बिलोंग टू ए, 1 बिलोंग्स टू समुच्चय ये ए है, 1,1 बिलोंग करेगा आर से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सममित की ओर, सममित, ठीक है। सममित, अब सममित में क्या होता है, सममित में किन्हीं भी 2 अवयवों को लेंगे, तो मान के चलो सममित में, मान के चलो मैंने यहाँ से किन्हीं भी 2 अवयवों को लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 1,3 को, ठीक है। तो 1,3, अब चूंकि 1,3 जो है वो समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 1,3 जो है वो समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये समुच्चय आर से भी तो बिलोंग करेगा,
भाई 1,3 जो समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है, इन दोनों को जब मैं a माइनस बी के मोड में रखूंगा, ऐसे 1-3 का मोड, तो क्या आएगा -2। तो -2 के बाहर क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, तो माइनस की वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। तो क्या आएगा +2, और +2 किसका गुणज है, 4 का गुणज है। तो हम बोल सकते हैं कि 1,3 जो है वो संबंध R से संबंध दिखाएगा। अच्छा, मैं इसका अपोजिट कर लेता हूँ, यानी 1,3 को मैं 3,1 लिख लेता हूँ। ओके, तो 3,1 समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है, तो क्या ये संबंध R से बिलोंग करेगा? जी बिल्कुल करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो 3 - 1 करोगे तो आपका 2 आएगा, और 2 के बाहर मापांक लगा हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव तो है ही है, तो मोड लगा दो ना लगा दो, आंसर तो प्लस का ही आना है ना, बस। तो क्या आएगा, ये भी जो है आपका संबंध आर से बिलोंग करेगा। अब चूंकि दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी कि इस तरीके से हमने अवयव चेक किए, उसके बाद इन दोनों को अपोजिट करके चेक किया, तो सममित का केस क्या होता है, यही तो होता है कि दोनों अवयव अगर उलट पुलट के चेक किए जाए और संबंध आर से संबंध दिखाएं, उसका अर्थ हो जाएगा कि आपका जो संबंध है वो सममित संबंध कहलाएगा। तो यह सममित संबंध है, ठीक है, यह एक सममित संबंध है। अब हम आ जाते हैं संक्रामक की ओर। संक्रामक, ठीक है गाइस, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। इसी तरह की जो लेटेस्ट वीडियोस है आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं संक्रामक की ओर। तो संक्रामक के लिए मैं क्या लेता हूँ, 1,3,5, ये तीनों अवयव समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है, यानी 1, 3, 5 जो है वो समुच्चय ए के अवयव हैं, ठीक है, समुच्चय ए के अवयव हैं। तो अब यहाँ से मैं एक एक करके लेता हूँ, 1,3। अब 1,3 समुच्चय ए का है, लेकिन क्या संबंध आर से संबंध दिखाएगा? जी बिल्कुल दिखाएगा। सममित में भी तो हमने यही कहा है भाई, सममित में भी तो यही करके चल रहे हैं हम, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद 3,5 लेंगे। 3,5 जो है समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सी बात है। तो 3,5 जो है क्या वो संबंध आर से संबंध नहीं दिखाएगा? जी बिल्कुल दिखाएगा, क्योंकि 3 में से 5 घटाओगे वही कहानी है, -2 आना है, और -2 के बाहर क्या लगा हुआ है, मापांक लगा हुआ है, और मापांक क्या कर देगा, उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज कर देगा, यानी जो ऋणात्मक संख्या है उसको धनात्मक बना देगा, और जो उसके बाद आपको जो +2 मिलेगा वो 4 का गुणज कहलाएगा। तो इसलिए ये भी संबंध आर को दर्शाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 1,5 लेंगे, 1,5। अब 1,5 जो वो भी समुच्चय ए से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या वो संबंध आर से बिलोंग करेगा? जी बिल्कुल करेगा। 1,5 आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 में से 5 घटाओगे वही कहानी चलेगी, 1 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा, -4, बाहर मापांक लगा हुआ है, तो -4 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, +4 वैल्यू हो जाएगी, खत्म कहानी। तो इस तरीके से आपने देखा कि तीनों जो कंडीशन थी वो संक्रामक की फॉलो हो जाती है। इसका मतलब है कि यह हमारा संक्रामक संबंध कहलाएगा। जी, यह संक्रामक संबंध है, ठीक है, समझ में आती है बात? ओके, सो ये था हमारा 9th क्वेश्चन का पहले वाले संबंध का आंसर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इस जो क्वेश्चन में एक लाइन नीचे लिखी गई है, मैं क्वेश्चन में यहाँ लिख नहीं पाया, कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित जो अवयव हैं वो हमको ज्ञात करनी है हर एक कंडीशन में, यानी कि इस संबंध के अनुसार अब जो भी इसमें एक से संबंधित अवयव हैं, कहने का मतलब जिन अवयवों में एक की संख्या 7 आए, ठीक है, वो अवयव भी हमको यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो पहले तो मैं लिख देता हूं कि इस तरीके से लिखने के बाद आपको एक फाइनल लाइन नीचे लिख देनी है कि अतः, अब आपको दिखाई देगा, अतः यह एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, कुछ अवयव निकालने हैं जो कि एक से संबंधित हैं। तो कौन कौन से अवयव होंगे, यही मैं साइड में लिख देता हूं। आपको क्या करना है, इसके नीचे एक लाइन लिखनी है कि एक से संबंधित अवयव, डैश लगा देना आगे, और उसके नीचे की अगली लाइन से लिखना स्टार्ट कर देना वो सारे अवयव जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं। देखो, एक से संबंधित का मतलब है कि एक तो एक हो गया आपका, ठीक है। अब एक के साथ मैं किस चीज को लिखूं जिस पर आपस में अंतर करने से वो संख्या प्राप्त हो जो कि 4 का गुणज है। एक बार और बोलता हूं कि मुझे एक के साथ यहां वो संख्या लिखनी होगी जिसका मैं एक के साथ अंतर करूं तो मुझे वो वैल्यू, वो मान मिले, वो संख्या मिले जो कि 4 का एक गुणज हो। समझ में आई बात? तो 1, मैं अगर यहां लिख दूं 2, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1 और 2 का अंतर करो -1 या 1, भाई इनको अपोजिट कर दोगे तो 4 का गुणज नहीं है, बिल्कुल है।
इसको अपोजिट करके लिख दो 2,1। उसी तरह से मैं लिख दूँ 1,3। भाई 1 में से 3 को घटाओगे माइनस का 2 या 3 में से 1 को घटाओगे तो मापांक लग रहा है धनात्मक हो जाएगा, तो इसको अपोजिट कर सकते हो 3,1 लिख सकते हो। उसी तरह से 1,5, 5,1। ठीक है, 1 से संबंधित वैल्यू लेनी है, 1 से संबंधित, समझ में बात। तो इस तरीके से डॉट डॉट आगे कर दोगे और ये सारी संख्या क्या कहलाएंगी, 1 से संबंधित संख्याएं कहलाएंगी। 2-4 संख्या आप लिख दो, काफी है, सफिशिएंट है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन 9 था। अब आपका ये 9th क्वेश्चन जो है उसका पहले संबंध के लिए सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं दूसरे वाले संबंध की ओर, जहां पे दिखाया गया है कि r बराबर जो a, b है वो a = b है। ठीक है, तो ये है सेकंड वाला केस, जहां पे दिखाया गया है कि वही समुच्चय है a, जहां पे 1 से लेकर 12 तक की संख्या है हमारे पास में। उसके बाद में जो संबंध दे रखा है वो है कि a, b बराबर /a = b, यानी कि अब दो जो संख्याएं लोगे उसमें से दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। जैसे a, b लिया, दोनों क्या है, बराबर है। तो बस वो चीज हमको यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो फटाक से जल्दी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्वतुल्य के ऊपर। स्वतुल्य, ठीक है, तो स्वतुल्य में अगर मैं बोलूँ, मैंने यहाँ से कोई एक अवयव लिया 1, अब 1,1 इसको रिपीट कर लिया। अब चूंकि 1 जो है ऐसे लिखो, 1 जो है बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए से, तो क्या 1,1 संबंध r से बिलोंग नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखो 1,1 है, दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है, एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो अतः ये क्या कहलाएगा, यह एक स्वतुल्य संबंध है, यह एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम सममित के ऊपर। सममित, ठीक है, सममित। अब सममित में क्या होगा, किन्हीं भी दो अवयवों को हम ले लेंगे। जैसे कि मान के चलो मैं ले लेता हूं यहाँ पे 1,2। अब 1,2 बिलोंग करता है समुच्चय ए से, 1,2 जो है वो बिलोंग करता है समुच्चय ए से। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं कि 1,2 बिलोंग कर रहा है संबंध आर से, 1,2 जो है बिलोंग कर रहा है संबंध आर से, तो क्या 2,1 संबंध आर से बिलोंग नहीं करेगा? जैसे कि मैंने बोला कि 1 जो है 1,2 जो है वो संबंध आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। तो 1 बराबर 2 हुआ, मान के चलो 1 बराबर 2 हुआ, तो क्या 2 बराबर 1 नहीं होगा? भाई 1 बराबर 2 है तो 2 बराबर 1 नहीं होगा। मैं अगर ऐसे बोलूं कि a बराबर b है, तो क्या b बराबर 1 नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो उसी तरह से अगर 1,2 संबंध आर से बिलोंग कर रहा है तो 2,1 भी संबंध आर से बिलोंग करेगा। अतः ये क्या संबंध हुआ, ये हमारा कहलाएगा यह एक सममित संबंध है, यह एक सममित संबंध है। ठीक है, ठीक है। सो अब हम आते हैं संक्रामक की ओर। संक्रामक, ठीक है। अब संक्रामक देखते हैं। अगर मैं मान के चलूं कि मैंने इस समुच्चय में से कोई भी 3 अवयव ले लिए, देखो चाहे तो तुम a b c ले लो, चाहे तुम 1 2 3 ले लो, समझ रहे हो, a b c ले लो या 1 2 3 ले लो। अब जैसे मैं तुम्हें पहले समझाता हूं कि a b c, अगर मैं मान के चलूं ये 3 अवयव हैं समुच्चय a के, और यदि मैं ये बोल रहा हूं कि a, b बिलोंग कर रहा है r से, b, c भी बिलोंग कर रहा है r से, तो क्या a, c जो है ये दोनों आर से बिलोंग नहीं करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ए संबंध क्या दे रखा है, ए बराबर बी होना चाहिए। यहाँ ऊपर जो दे रखा है वो दे रखा है संबंध ए बराबर बी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ए बराबर बी इसके हिसाब से, अगर अच्छा ए बराबर बी है तो क्या बी बराबर सी दे रखा है, और जब ए बराबर बी है और बी बराबर सी है तो क्या ए बराबर सी नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। तो इस वजह से ये कंडीशन भी फॉलो हो जाती है। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, अब इसको न्यूमेरिक जो वैल्यू है, जो मान है आपका मैथमेटिक्स साइन है, उस पर देख लेते हैं। अगर मैं 1, 2, 3 लूँ और जो कि बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए से, और यदि 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर से, ऊपर देखो सममित में, ठीक है, और मैं बोलूँ कि 2, 3 है वो भी संबंध आर से बिलोंग कर रहा है, तो 1, 3 है वो भी संबंध आर से बिलोंग करेगा। जी बिल्कुल करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यह हमारा संक्रामक संबंध कहलाएगा। ठीक है, हम फटाक से नीचे लिख देंगे कि यह एक संक्रामक संबंध है, यह एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, समझ में आती बात। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें बोला गया है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो का मतलब, अब यहाँ नीचे 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, पांचों पॉइंट्स के लिए आपको कुछ उदाहरण देने होंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो उदाहरण दे ही देते हैं। पहला उदाहरण, सबसे पहले हल। तो पहला उदाहरण क्या होगा? तो देखो पहला उदाहरण अगर हम सोच के चले कि क्या हो सकता है, एक ऐसा उदाहरण जिसमें कि हम कहें कि सममित हो परंतु स्वतुल्य और संक्रामक न हो। समझ में आई बात? सममित तो हो परंतु स्वतुल्य और संक्रामक ना हो। तो क्या लेंगे? मान के चलो कि मैं यहां ले लेता हूं तुम्हारा, लेट सपोज क्या हो सकता है, जैसे एक, सॉरी फॉर कैमरा डिस्टर्बेंस। सो अगर मैं यहाँ पे एक संबंध ऐसा लेता हूं जहां पे मैं बोलूं कि x, y स्लैश एक्स व y भाई भाई हैं, ठीक है, x और y भाई भाई हैं, तो ये संबंध कैसा होगा? सममित होगा, लेकिन स्वतुल्य नहीं होगा, संक्रामक। क्यों नहीं होगा? देखो अगर मैं बोलूं स्वतुल्य के लिए, ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो देखो अगर मैं बोलूं x क्या खुद x का भाई हो सकता है? जी नहीं। x क्या खुद का भाई हो सकता है? जी नहीं, ठीक है। अर्थात x समुच्चय ए से आर से तो बिलोंग कर रहा है, मतलब कोई भी समुच्चय इसमें एक्स वाई हमने जो अवयव मान लिए तो उस अवयव से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन x, x जो है वो संबंध आर से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि x खुद x का भाई तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो स्वतुल्य तो ये चीज नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं सममित के ऊपर। इसकी जो हिंदी है आप लिख लीजिएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं हिंदी को छोड़ रहा हूं। एक लाइन लिखनी है आपको लिखना होगा कि यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। अब सममित के ऊपर आ जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि x, y भाई भाई हैं, x, y भाई भाई हैं, और इसका उल्टा लिखूं कि y, x भी भाई भाई हैं, तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि सुरेश और रमेश भी भाई भाई हैं, अर्थात इसका मतलब होगा यह एक सममित संबंध कहलाएगा। तो अब आ जाते हैं संक्रामक की ओर। संक्रामक, ठीक है, तो सममित तो हो गया हमारा, ठीक है। संक्रामक, तो संक्रामक में क्या होगा? देखो x, y और लेके चलते z भी है जो समुच्चय में है, और जो कि एक समुच्चय, मान के चलो कोई समुच्चय A है जिसमें ये अवयव आ रहे हैं, वो समुच्चय A है, उससे बिलोंग करता है। अगर मैं बोलूं x y का भाई है तो ये बात सही होगी, लेकिन y z का भाई है या नहीं इसके बारे में संबंध में कोई हमको आंसर नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये इससे परिभाषित नहीं होगा। तो जब x y का भाई तो है ये तो पता है, लेकिन y जो है वो z का भाई नहीं है, कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो x z का भाई है या नहीं इसके बारे में भी तो कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है भाई, तो इसको हम कैसे बोल देंगे? अतः ये हमारा संक्रामक संबंध भी नहीं कहेगा। अतः पहले वाला जो केस था इसमें स्वतुल्य नहीं होना था, संक्रामक नहीं होना था, केवल और केवल सम्मित होना था, वो हमने सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं सेकंड केस की ओर, ठीक है। तो सेकंड केस में हम एक ऐसा संबंध लेते हैं जहां पे हम लेके चलते हैं कि x, y और कोई 3 z अवयव है, x, y, z अवयव हैं, और जहां पे चलो x और y को कंसीडर कर लेते केवल कि x और y है, तो जहां पे मैं लिखूंगा कि x जो है x y का बॉस है या बोल लो सीनियर है, और x y का बॉस है, और मैं बोलूँगा कि z जो है वो y का बॉस है, ठीक है। इस तरीके से मैं एक संबंध बना लेता हूं जहां पे x जो है y का बॉस है और z जो है वो y का बॉस है। तो यहां पे अगर मैं स्वतुल्य की बात करूं, स्वतुल्य, ठीक है, तो स्वतुल्य में क्या होगा? स्वतुल्य के लिए मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा? कोई अवयव लूंगा। तो अगर मैं मान के चलो यहां से x उठा लेता हूं और कॉमा करके x कर लेता हूं, क्या वो संबंध से परिभाषित होगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि x स्वयं खुद का बॉस नहीं हो सकता है। अगर एक प्रोफेशन के रूप से तुम अगर बात करो तो x को अगर किसी बॉस ने कोई काम दे रखा है तो x खुद ही उस चीज को नहीं जांचेगा, उसका बॉस उस चीज को जांचेगा। अतः x खुद ही x का अपना बॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सम्मित के ऊपर। सम्मित, तो सम्मित में क्या होगा? अगर मैं बोलूं कि x जो है y का बॉस है, x y का बॉस संबंध में दे रखा है, ठीक है, लेकिन क्या y x का बॉस हो जाएगा? जी नहीं, क्योंकि बॉस कौन है? x है बॉस y का, y एक एम्प्लॉय है, ठीक है। उसी तरह से y x का बॉस नहीं हो सकता, ये चीज उल्टी नहीं हो सकती, अतः यह इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, अतः यह सम्मित संबंध हमारा नहीं है। लेकिन क्या ये संक्रामक संबंध होगा या नहीं होगा, ये चीज चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल होगा संक्रामक संबंध। क्यों होगा? देखो संक्रामक में मैं बोलूं कि x जो है वो y का बॉस है, ठीक है, बात समझ में आई,
और वाई जो है वो जेड का बॉस है, सॉरी जेड बॉस है ना वाई का, तो मैं अगर बोलूँ कि जेड जो है वो वाई का बॉस होगा, ठीक है। यानी एक्स अगर वाई का बॉस है और दे रखा है कि जेड है वो वाई का बॉस है, एक्स वाई का बॉस है और जेड जो है वो वाई का बॉस है, तो क्या एक्स जो है वो जेड का बॉस नहीं होगा? बात सोच के चलो कि एक्स जो है वो वाई का बॉस है, ठीक है, लेकिन जो जेड है वो वाई का बॉस, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे कि वाई जो है वो जेड का बॉस होना चाहिए, तभी तो संबंध होगा हमारा। ये कैसे होगा जल्दी से देख लेते हैं कि x y का बॉस है, ठीक है, समझ में आता है, और y जो है वो z का बॉस है, ठीक है, y जो है z का बॉस है, तो क्या x जो है डायरेक्टली z का बॉस नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। x जो है वो डायरेक्टली z का बॉस नहीं होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस तरीके से हमारा संक्रामक। सो अब आ जाते हैं हम तीसरे वाले संबंध को, जो हमसे क्या बोलता है कि स्वतुल्य तथा सम्मित तो हो लेकिन संक्रामक न हो। क्या बोला कि स्वतुल्य तथा सम्मित तो वो है लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि कोई एक संबंध यहाँ पे मैं बनाता हूं जिसमें x, y, ठीक है, और मैं बोलूं कि x तथा y के कपड़े या कपड़ों का जो साइज है, कपड़ों का जो आकार है वो समान है, आकार समान है। जैसे होता है ना कि दो भाई हैं या दो दोस्त हैं या दो कोई लोग हैं जिनके कपड़ों का साइज क्या सेम है, लार्ज आ रहा है तो उसके भी लार्ज आएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा लार्ज है, इसके लिए भी एक्स्ट्रा लार्ज आएगा, तो जो भी साइज है दोनों का सेम है। तो उस कंडीशन में अगर मैं बोलूं स्वतुल्य के लिए, ठीक है, स्वतुल्य, तो मैं बोलूं कि x, x क्या इस संबंध r से संबंध दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा। क्यों? देखो x तथा y के कपड़ों का आकार समान है। मैं बोलूं कि x के ही कोई दो कपड़े हैं, मैं बोलूं कि ये x1 है ये x2 है, तो दोनों का साइज समान होगा या नहीं होगा? भाई एक x जो पर्सन है इसके लार्ज नंबर का जो कपड़ा है वो आता है, टी शर्ट है वो आती है, शर्ट है जो आती है, XYZ कुछ भी कपड़ा ले लो, वो उस बंदे को फिट आता है कि वो बंदा आराम से उस चीज को पहनता है। तो जो कपड़ा x1 कपड़े को पहनेगा आराम से उसी x2 कपड़े को पहनेगा, तो दोनों का साइज क्या है? सेम है, तो ये संबंध को फॉलो करेगा। अच्छा, तो यहां हम लाइन लिख देंगे यह एक स्वतुल्य संबंध है। अब हम देखते हैं सम्मित के लिए, क्योंकि केस में क्या दिया था कि स्वतुल्य तो सम्मित तो होना चाहिए लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो सम्मित के लिए मैं बोलूं कि अगर x और y का साइज समान है, जो कि ऊपर दे रखा है, तो क्या y, x का साइज समान नहीं होगा कपड़ों का? बिल्कुल समान होगा। भाई x तथा y के कपड़ों का साइज जो है वो समान है, तो y, x के जो कपड़े हैं वो भी तो समान होंगे। भाई दो दोस्त हैं, तो एक दोस्त राम हो गया दूसरा श्याम हो गया, तो राम और श्याम के कपड़ों का साइज सेम है, तो मैं ये बोल सकता हूँ श्याम और राम के कपड़ों का साइज समान है। तो ये दोनों बातें तो एक ही हुई ना, अतः क्या हुआ? यह एक सम्मित संबंध कहलाया। तो अब हम देखते हैं संक्रामक के ऊपर। संक्रामक, ठीक है। अब संक्रामक में मैं बोलूं कि अगर x, y तथा एक मैंने अवयव ले लिया z, जो कि किसी समुच्चय के भाग है, मान के चलता हूं मैं कोई एक a समुच्चय है जो कि इस r संबंध के लिए अवयवों को दर्शा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मैं अगर ये बोलूं कि x तथा y का जो कपड़ों का साइज है, जो आकार है, वो एक बराबर है, समझ में आती बात, ऊपर बोला गया है, लेकिन y तथा z के जो कपड़ों का आकार है वो समान है या नहीं, इसके बारे में क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं दे रखी है, केवल और केवल दो लोगों के बारे में जानकारी दे रखी है, अतः यह इस संबंध को परिभाषित नहीं करेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं x, z के लिए। पहले ये दोनों अवयव लिए, फिर ये दोनों अवयव लिए, उसके बाद फिर ये अवयव लिया, उसके बाद फिर ये दोनों अवयव एक साथ लिए। तो क्या x, z r संबंध को परिभाषित करेंगे? जी नहीं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो x तथा y इन दोनों के कपड़ों का आकार तो समान था, लेकिन जो y, z है, क्या उन दोनों के कपड़ों का आकार समान है? इसके बारे में कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास में उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से हम ये बोल सकें कि हाँ इन दोनों के कपड़ों का साइज सेम होगा। तो जब इन दोनों कपड़ों का साइज सेम नहीं है तो इन दोनों के कपड़ों का साइज भी सेम नहीं होगा, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। अतः क्या पता चला कि स्वतुल्य संबंध है, ये सम्मित संबंध है, लेकिन संक्रामक संबंध ये नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चौथे केस की ओर। चौथे केस में से क्या बोला है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक तो हो किंतु सम्मित न हो,
क्या बोला कि स्वतुल्य तथा संक्रामक तो हो किंतु सममित ना हो, ठीक है। अब अगर मैं मान के चलूं कि मेरे पास यहाँ पे कोई समुच्चय ले लेता हूं मैं ए, ठीक है, जिसमें कोई नंबर ले लो, तुम रियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, रियल नंबर, और यहाँ पे कोई रियल नंबर ले लो। अब अगर यहाँ पे मैं एक संबंध बनाऊं कि जहाँ पे x, y जो है x, y क्या बोला गया है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक तो है, स्वतुल्य तथा संक्रामक तो है किंतु सममित ना हो, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ लिखूं कि x के द्वारा y भाज्य होता है, यानी कि इन दोनों में से अगर मैं किन्हीं दो अवयव को ले रहा हूं इस समुच्चय में से, तो पहले अवयव से दूसरा अवयव जो है भाज्य होता है। अगर मैं इस चीज को फॉलो करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ठीक है, उस चीज को मैं देखूंगा। तो सबसे पहले ये जो हमने वास्तविक संख्या ले रखी थी उसके अकॉर्डिंग यहां से कुछ चीज देख लेते हैं। तो पहला केस जो आएगा स्वतुल्य, तो मान के चलो वास्तविक संख्याओं में से मैं अगर ले लेता हूं एक, अब चूंकि एक जो है वो समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है, समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है, तो 1,1 क्या रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि x भी एक है, y भी एक है, तो x से y पूरी तरह से भाज्य होता है, ये बात सबको पता। अतः ये क्या हुआ? स्वतुल्य हुआ, और स्वतुल्य हमसे जो चौथा संबंध है उसमें सिद्ध करवा रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं सममित के ऊपर। सममित, तो अगर मैं बोलूं कि मैं इस रियल नंबर में से कोई दो अवयव लेता हूं, जैसे 1,2, अब 1,2 जो है वो दोनों ही समुच्चय ए से बिलोंग करते हैं, 1 और 2 समुच्चय ए से बिलोंग करता है, ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन क्या 1,2 जो है वो संबंध आर से बिलोंग करेगा? देखो नहीं करेगा, क्योंकि एक जो है वो करेगा, क्योंकि एक से y भाज्य हो रहा है, मतलब एक से जो 2 है वो भाज्य हो रहा है, लेकिन इसका उल्टा जो होगा वो फॉलो नहीं होगा। कहने का सेंस क्या हुआ कि 2,1 में लिख दूं तो यहाँ पे x ये है, y है, तो 2 से 1 पूरी तरह भाजित हो रहा है? नहीं, पूरी तरह से भाजित नहीं है, जो वैल्यू आ रही है वो पॉइंट में आ रही है, अतः ये पूरी तरह से भाजित नहीं है, अतः ये इस संबंध को फॉलो नहीं करेगा, अतः यह जो संबंध हुआ वो सममित संबंध नहीं कहलाया, ठीक है, ठीक है, अब समझ में आया होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक क्या कहता है? तो संक्रामक के लिए मैंने बोला कि मैंने यहाँ से कोई भी दो अवयव ले लिए, कोई भी 3 अवयव लूंगा, क्योंकि संक्रामक के लिए क्या होता था, हम किन्हीं भी 3 अवयवों का चयन करते थे जो कि एक दूसरे को अच्छे तरीके से परिभाषित करते थे। तो मान के चलो मैं अगर यहाँ से 1, 2, 4 ये 3 अवयव लेता हूं जो कि समुच्चय ए यानी रियल नंबर वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं कि 1,2 जो है वो संबंध आर से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, तुम लोग क्या बोलोगे? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 1 से 2 में भाग जा सकता है, क्योंकि 1 से जो 2 है पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। अच्छा, 2,4 लूं तो क्या ये संबंध आर को परिभाषित करेगा? जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि 2 से 4 पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, 2 से जो 4 है पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से तुम 4 का भाग दोगे 2 बार जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या 1 से 4 को पूरी तरह विभाजित कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अर्थात तीनों केसों में तीनों केस हमारे जो है सिद्ध होते हैं, अतः संक्रामक संबंध हमारा ये कहलाएगा, ठीक है। देखो संक्रामक क्या होता था, पहले 2 अवयव लेते थे, उसके लास्ट वाले 2 लेते थे, उसका सबसे पहला और उसके बाद सबसे लास्ट वाला लेते थे, इस तरीके से संक्रामक संबंध हमारा सिद्ध होता। तो 4 हमारे संबंध हो चुके हैं, अब चलते हैं 5वें संबंध की ओर। 5वां जो हमारा संबंध दे रखा है उसके ऊपर, तो 5वें संबंध में हमसे बोला गया है कि सममित तथा संक्रामक तो है लेकिन स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, सममित तथा संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य नहीं है। तो ऐसा क्या केस हो सकता है जो इस केस को फॉलो कर सकता है? इसमें हो सकता है लेट सपोज जैसे R है, तो R में अगर मैं एक ऐसा समुच्चय लूँ जैसे कि x, y या x, y करके ले लो, क्योंकि 2 अवयव लूंगा मैं, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, और मैं बोलूँ कि x, y जहाँ पे एक क्लासरूम है या कोई एक कक्षा है के छात्रों के बीच मित्रता है, या मैं इस तरीके से बोलूँ कि एक दूसरे की नोटबुक लेके काम कर सकते हैं। लॉजिक ये रहेगा कि एक कक्षा के छात्रों के बीच मित्रता है जो कि एक दूसरों के नोटबुक से कार्य कर सकते हैं। इसको छोटी लाइन में अगर मैं लिखूं तो एक कक्षा के छात्रों के बीच कार्य आदान प्रदान होता है। कार्य आदान प्रदान के लिए जो नोटबुक होती है
नोटबुक एक कक्षा में छात्रों के बीच कार्य आदान प्रदान के लिए नोटबुक का या ऐसे लिखो, एक कक्षा में छात्रों के बीच कार्य के लिए नोटबुक का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आदान प्रदान होता है। तो इस तरीके से हमको कुछ उदाहरण बनाने पड़ते हैं जो कि इन कंडीशन को फॉलो करते हैं। देखो भाई, ठीक है, तो मैंने अभी एक जैसे तुम्हारे सामने एक बनाया है, तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें बोला गया कि स्वतुल्य तो नहीं होना चाहिए भाई, स्वतुल्य तो नहीं होना चाहिए। तो देखो स्वतुल्य ना होने के लिए क्या केस होगा, तो इसमें बोला गया कि एक कक्षा के छात्रों के बीच कार्य के लिए नोटबुक का आदान प्रदान होता है। जैसे कि मान के चलो तुम्हारे क्लास में कुछ क्लासमेट्स हैं, तुमने क्या करा कि भाई मुझे आज मैं आया नहीं हूं, कल मैं तेरी बुक से काम कर लूंगा। तो ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति से जिससे तुमने बुक ली है वो अगले दिन ना आ पाए किसी वजह से, और उसके अगले दिन आके वो तुमसे नोटबुक ले, ऐसा हो सकता है। तो वही चीज यहाँ फॉलो की गई। अब मान के चलो स्वतुल्य है, मैं बोलूँ कि एक्स जो बिलोंग करता है किस समुच्चय ए से, मतलब इस कक्षा का एक समुच्चय है, यहाँ पे बच्चे हैं, ये मान के चलो कि यहाँ पे कोई एक समुच्चय ए है जहाँ पे क्या है, उस कक्षा के छात्र मौजूद है, छात्र छात्राएं मौजूद है। ठीक है, छात्र कोमा, अरे लो यार छात्राएं भी लिख दिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो x जो है अवयव या x को एक छात्र है जो कि इस समुच्चय, सॉरी फॉर दैट, इस समुच्चय a से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। तो x जो बिलोंग करेगा a से, तो क्या भाई ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि x कॉमा x जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन r से, मैं बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। क्यों? देखो भाई, अगर x एक छात्र है जो कि एक दिन स्कूल नहीं आया किसी वजह से, तो क्या वो अपनी ही नोटबुक पर ढूंढता रहेगा कि मुझे जिस दिन मैं नहीं आया उस दिन का काम मिल जाए? नहीं ढूंढेगा भाई, मिलेगा ही नहीं। ढूंढता रहे भाई, तू ढूंढता रहे, तेरे को नहीं मिलने वाला वहां पे। तेरे को अपने दोस्त से बात करनी पड़ेगी, उससे बुक लेनी पड़ेगी। तो इस संबंध को ये फॉलो नहीं करता है। तो स्वतुल्य तो हमारा फॉलो नहीं हुआ। अब बात कर लेते सम्मित की। सम्मित, तो सम्मित में क्या हुआ? सम्मित में मैंने बोला कि अगर x, y ये दोनों जो हैं वो समुच्चय a से बिलोंग कर रहा है, और मैं बोलूं कि x और y इस संबंध से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि देखो x अगर किसी दिन नहीं आया तो उसने y से बुक ले ली उसकी, और उसमें से नोट अपना जो भी काम था, जो भी वर्क कराया था उस दिन क्लासरूम में, वो सारा नोट कर लिया अपने नोटबुक में, फेयर कर लिया। ठीक है, आराम से कर लिया। लेकिन अब किसी दिन ऐसा हो सकता है कि y ना आए, y भाई साहब स्कूल ना आए, तो y x से बुक ले लिए, तो y कॉमा x भी रिलेशन को फॉलो करेगा? जी बिल्कुल करेगा। यानी क्या हुआ, सम्मित कंडीशन को इसने फॉलो कर दिया। अब आते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक, ठीक है, तो संक्रामक में क्या होगा? मैं अगर ऐसे बोलूं कि x, y और एक अवयव और है z जो कि इस समुच्चय इस क्लासरूम से बिलोंग करता है। भाई x और y थोड़ी है उस कक्षा में छात्र, ऐसे कई सारे छात्र हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि x उस दिन नहीं आया तो उसने y से नोटबुक ले ली। ठीक है, बात समझ में आई। और किसी दिन ऐसा हो सकता है कि y नहीं आया तो उसने z से नोटबुक ले ली। तो भाई ऐसा क्या, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दिन अगर x ना आए तो वो अगले दिन z से नोटबुक ले ले, क्योंकि तुमने देखा होगा कि तुम्हारा एक दोस्त है और तुम्हारे दोस्त का एक दोस्त है, तो तुम इस दिन नहीं आए, तुमने अपने दोस्त से बुक ले लिया। और एक दिन ऐसा हुआ जहां तुम्हारा दोस्त नहीं आया तो तुम्हारे दोस्त ने तुमसे बुक ना लेकर अपने दूसरे वाले दोस्त से बुक ले ली। ठीक है, तो क्या किसी दिन ऐसा हो सकता है कि तुम ना आओ और तुम्हें तुम्हारे दोस्त की नोटबुक से कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, तो तुमने अपने दोस्त से बोला भाई तू एक काम कर, अपने जो तेरा दूसरा वाला दोस्त है उससे मुझे नोटबुक दिलवा दे और उसकी नोटबुक से मैं फेयर कर लेता हूँ, मामला काम हो जाएगा। तो क्या वो दिलवाएगा? नहीं, बिल्कुल दिलवाएगा, बिल्कुल दिलवा देगा, और वो नोटबुक से दे देगा, वो अपना काम पूरा कर लेगा। तो उसी कंडीशन से कि अगर x y की नोटबुक से काम करता है और y z की नोटबुक से काम कर लेता है, तो x भी z की नोटबुक से काम कर सकता है। ठीक है, तो ये संक्रामक संबंधी फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को हमने बेहद इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पर प्रेस कर दो और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलता हूं आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।